नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक लेंगे अपन 9th क्लास का, और 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है कोशिका यानी सेल। उसकी बातें हम आज करने वाले हैं। पूरे डिटेल के अंदर देखेंगे सेल को, किसने की सेल की खोज डिस्कवरी किसने की, कैसी होती है दिखने में मेरी सेल, और सेल की संरचना कैसी होती है, सेल के कार्य क्या क्या होते हैं, तमाम बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं। तो बात करेंगे कि हमारी पूरी ये होगी किसी भी भाई साहब की बॉडी, किसी भी भाई साहब की बॉडी होगी। इस भाई साहब की बॉडी को देखा तो ये मेरी बॉडी बनी हुई छोटी छोटी कोशिकाओं से। किसकी बनी हुई? छोटी छोटी कोशिकाओं से, जिसको प्यार मोहब्बत से अंदर इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको सेल। और बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाएगी, उत्तक बनाएगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन? टिश्यू बोलेंगे। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाएंगे अंग यानी ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाएंगे तंत्र। तंत्र कहने का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। और सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा? पूरी शरीर बनाएगा। क्या बना देगा? पूरी बॉडी बना देगा। अब समझना कि हमने देखा कि हमारा पूरा शरीर बना किसका। समझना चीज़ों को, हमारा पूरा शरीर बना किसका। तो हमारा शरीर को जब हमने देखा, पूरा तोड़ के देखा, इसके टुकड़े टुकड़े किए, तो देखा कि हमारा शरीर किसका बना हुआ? छोटी छोटी कोशिका का बना हुआ। जिस प्रकार हमारे घर बने होते हैं, जिस प्रकार हमारे घर बने होते हैं, रूम बने होते हैं छोटी छोटी ईंटों के, उसी टाइप से हमारा शरीर किसका बना हुआ? छोटी छोटी कोशिकाओं से। और हमारे शरीर के अंदर जो भी काम चलता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे काम भी कौन करती है? हमारी कोशिकाएं करती हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? बात आती है कि शरीर को बनाना कहने का मतलब कहलाता है संरचनात्मक, और उसके अंदर काम करना कहने का मतलब कहलाता है क्रियात्मक। तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होगी? मेरी सेल होगी, यानी कोशिका। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होगी? सेल होगी, कोशिका होगी। इतनी बात यहां तक समझ में आ चुकी होगी आपको। यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेल। बात करेंगे कोशिका की खोज की, बात करेंगे तो बात करते हैं कोशिका के खोज की। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की भाई? आपने पढ़ा होगा कहीं, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। एक रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कर दी? कोशिका की खोज कर दी, लेकिन लोचा हो गया। कोशिका कैसी थी उस टाइम? मृत कोशिका थी। और किसे की थी उसने? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, अपने पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों के अंदर, उनके बाहर के अंदर कोशिका होती है, जिसको बोलेंगे अपन कॉर्क कोशिका। और उन कॉर्क कोशिका से कोशिका को निकाला उन्होंने, सेल को निकाला। और सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई वो कॉर्क कोशिका से खोजी गई। और वो कोशिका कैसी थी? अपनी मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को किसने खोजा? जीवित कोशिका को खोजने के लिए आगे एंट वॉन ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक आते हैं अगले वाले। कौन? एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने डिस्कवरी कर डाली, उन्होंने खोज कर डाली किसकी? जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की। छोटी छोटी बातें समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका कैसी थी? अपनी मृत कोशिका थी। जिंदा कोशिका की खोज किसने की दी? ल्यूवेनहॉक ने। बात करते हैं कोशिका की संरचना कैसी होती है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि जब कोई भी कोशिका की खोज होती है या किसी भी चीज की खोज होती है, तो उसके ऊपर थ्योरियां बनती है, उसके ऊपर सिद्धांत बनते हैं, उसके ऊपर बकवासें लिखी जाती हैं। कोरोना की खोज हुई तो कोरोना के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक अब थ्योरियां लिखेंगे, ऊपर सिद्धांत लिखेंगे
कि कोरोना वायरस है कैसा, या फिर कोशिका की बात करें तो कोशिका की जब खोज हुई, जब उसकी डिस्कवरी हुई, तो बहुत सारे वैज्ञानिक आगे आए और उन्होंने देखा कि क्यों नहीं हम इसके ऊपर सिद्धांत लिखें। तो अगली बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। क्या है ये कोशिका सिद्धांत? सुनना राजा बाबू, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी देने के लिए दो वैज्ञानिक आगे आते हैं। ये वैज्ञानिक कौन कौन से? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्लाइडेन, स्लाइडेन, स्लाइडेन। और जो दूसरा वैज्ञानिक था वो था कौन? स्वान। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? यानी उसके ऊपर सेल की खोज हो चुकी, उसके ऊपर बकवास देनी है, अब थ्योरियां देनी है, सिद्धांत देने। तो सिद्धांत देने के लिए दो वैज्ञानिक सामने आते हैं। एक आता है कौन? स्लाइडेन, और दूसरा आता है मेरा स्वान, सॉरी मेरा नहीं, भाभी जी का, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन ने आते ही बोल दिया, ये स्लाइडेन वैज्ञानिक था, पादप वैज्ञानिक था, पादप वैज्ञानिक था। उसको रात दिन सोते जागते बैठते खाली पादप ही पादप दिखाई देते। और जो भी अपना स्वान था, वो स्वान कैसा वैज्ञानिक था? जंतु वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक। याद रखने के लिए बता देता हूं मैं, श्वान कहने का मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ता कैसा होता है? जंतु। इसलिए जो स्वान भाई साहब थे वो कैसे थे? अपने जंतु वैज्ञानिक। अब सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बात करेंगे तो जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन के द्वारा दिया गया वो ये था कि जो भी अपना पादप होते हैं, पादप, पादप छोटी छोटी, छोटी छोटी पादप कोशिकाओं के बने होते हैं, पादप कोशिका के बने होते हैं। अब समझना क्या पॉइंट क्या है ये, यानी जो भी अपने पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, वो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और जो स्वान भाई साहब आए थे उन्होंने क्या बोला? सुनना कि पादप तथा जंतु, पादप तथा जंतु कोशिका के बने होते हैं। मतलब उनको पहले पता नहीं था भाई कि पेड़ पौधे किसके बने हुए, जंतु किससे बने हुए। तो सबसे पहले किसने बताया? स्वान ने। स्वान ने क्या बताया कि जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों किसके बने होते हैं? कर्मश पादप कोशिका, और जंतु बने होते हैं जंतु कोशिका के बने होते हैं। लेकिन स्वान ने क्या बता दिया कि पादप होते हैं वो सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक पादप सभी बहुत सारी छोटी छोटी पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपनी कोशिका सिद्धांत, ये तो हो गया कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत इन वैज्ञानिकों को पूछा गया कि ये जो अपनी है ओल्ड कोशिका, पुरानी सेल, इस पुरानी सेल से क्या होता है? नई कोशिका बनती है। ये होगी न्यू सेल, नई कोशिका बनती है। कहने का मतलब क्या हो गया? जब पादप छोटा था वो वापस बड़ा हुआ तो उनके अंदर कोशिकाएं बनी। ये कोशिकाएं कहां से आई? ये बताओ हमें तो कि कोशिकाएं आई कहां से? उनको पूछा गया, उनके पास में कोई भी जवाब नहीं था। मतलब क्या हो गया? उन्होंने कोशिका के बारे में, कोशिका की उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। यानी नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। उसके बाद में सुनना, एक वैज्ञानिक आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ये भाई साहब आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। देखो अभी तक क्या हुआ? कोशिका की खोज हो चुकी, रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने, और कोशिका के ऊपर सिद्धांत बना दिए किसने? स्लाइडेन और किसने? स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने ये अपनी जो भी थी थ्योरी वो दे दी। उसने ये नहीं बताया कि कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की जो भी पुरानी वाली कोशिका से नई कोशिका कैसे बनी, ये बताने में ये समर्थ नहीं थे। उसके बाद में आता है कौन? अपना रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने अपना नियम दिया, उस नियम का नाम था ओमनिस सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ओमनिस
सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो आए और रुडोल्फ विर्चो ने एक नियम दे दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब क्या ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला? मतलब ये था कि ये हो गई अपनी कौन सी कोशिका? ओल्ड सेल, पुरानी कोशिका, और इसी से तो बनती है अपनी न्यू कोशिका। मतलब क्या होगा? ये बताने में असमर्थ है कि नई कोशिका कैसे बताई, और इसी बात को पूरा कर दिया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी वाली कोशिका से बनती है। बहुत बढ़िया, यानी क्या हो गया? नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से सुनना, कोशिका विभाजन द्वारा होती हैं। कोशिका विभाजन द्वारा होता है ना? मजे की बात। यानी नई कोशिका का निर्माण किससे हुआ? पुरानी कोशिका से, बाय द कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीजन। सेल के अंदर एक होते ही प्रोसेस जिसको बोलेंगे सेल डिवीजन, और उसके दौरान ही क्या बनती है? अपनी छोटी छोटी नई कोशिका बनती है। बातें समझ में आ चुकी है आपको? आगे चलते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकाएं होती है हमारी दो प्रकार की। कोशिकाओं के प्रकार के बारे में देखते हैं बाबू। कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। एक होती है कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यानी ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की, इसको बोलेंगे अपन असीम केंद्र की, इसको बोलेंगे अपन ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, कोशिका यानी सेल। और इसको मैं डब्बे में पैक कर देता हूं, ये हो गया है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कौन सी होगी अपनी? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, है ना बाबू? कोशिका कितने टाइप की होगी अपने? दो टाइप की। एक तो कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कौन सी होगी अपनी? यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसको अपने को खाली समझना है। अगर आपने रटने की कोशिश की नहीं समझ में आएगा। ये कोई भी कोशिका है, देखो मैं बता देता हूं। प्रो कहने का मतलब होता है पुरानी, पुरानी वाली, और यू कहने का मतलब होता है नई वाली, है ना, कोशिका, पुरानी कोशिका। और यू कहने का मतलब होता है नई कोशिका, इसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। यू कहने का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू कहने का मतलब होता है सत्य। आगे चलेंगे। जो पुराने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, जो पुरानी कोशिका थी, हमारी प्राचीन कोशिका थी, उस प्राचीन कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं था। एक कोशिका की संरचना को समझते हैं तो एक कोशिका की संरचना के अंदर सबसे बाहर की साइड में उसकी जो दीवारें बनी होती हैं उसको बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। एक बार संरचना को देखते हैं अपन जल्दी से। कोशिका भित्ति कहेंगे, यानी बाहर के साइड में जो संरचना होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिका भित्ति कहेंगे। और उसके अंदर की साइड में एक पतली सी परत होगी, झिल्ली होगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। बहुत बढ़िया। यानी बाहर होगी उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, और अंदर की साइड में क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और उसके अंदर जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसको बोलेंगे अपन कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे, यानी साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बड़ा सा ऑर्गन, बड़ा सा अंग होगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन? केंद्रक। क्या कहेंगे भाई? केंद्रक, है ना बाबू? और इस केंद्रक के जो भी अपना साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं,
छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं। इस टाइप से समझना कि एक कोशिका अपनी क्या होता है, कमरा होता है, एक सेल होती है जिसकी जो दीवारें हैं, कमरे की दीवारें कहती हैं, कोशिका भित्ति कहलाती हैं। और उसके अंदर, कमरे के अंदर छोटा सा अगर मैंने कोई पर्दा लगा दिया, उसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और मैंने पूरे कमरे को पानी से भर दिया, ये मेरा पानी कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस द्रव्य के अंदर छोटे छोटे बच्चे तैरते हुए, जिसको बोलेंगे अपन कोशिकांग। जो भी उनके अंदर जो ऑर्गन होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिकांग कहेंगे, कोशिकांग। कोशिकांग कहने का मतलब क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेली। ये कोशिकांग, ये कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, रिक्तिका, ये सारे सेल के अंदर होते हैं। तो सेल के बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो प्रो कहने का मतलब क्या हो गया, पुरानी वाली कोशिका। प्रो कहने का मतलब क्या हो गया, पुरानी वाली कोशिका। देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है और ऐसा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी होती है कौन सी अपनी, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका सेल। शुद्ध हिंदी के अंदर बोलेंगे इसको ससीम केंद्र की, इसको बोलेंगे अपन असीम केंद्र की, लेकिन नॉर्मली यही वर्ड चलता है। प्रो कहने का मतलब क्या हो गया, ये बना है प्रो शब्द, और प्रो कहने का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन कहने का मतलब होता है, ये बना प्रिमिटिव से बना, प्रिमिटिव कहने का मतलब हो गया प्राचीन यानी पुराना। ये यू बना, यू कहने का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू कहने का मतलब होता है सत्य। अब समझना, पुरानी वाली जो कोशिका थी, ऐसे समझो कि जो पुराने लोग थे, बहुत ज्यादा पुराने लोग, क्या वो वेल डेवलप थे क्या, नहीं, पुराने लोग ज्यादा वेल डेवलप नहीं थे। ये जो पुरानी कोशिका है वो भी तो वेल डेवलप थोड़ी होगी, आजकल के लोग पूरी तरीके से वेल डेवलप होते हैं। तो जो भी पुराने लोग थे उनके अंदर पूर्ण तरीके से विकसित केंद्रक या तो होता ही नहीं है। और मैं बता देता हूं, केंद्रक कहने का मतलब सेल का बाप, सेल का डायरेक्टर, इसके बिना काम नहीं चलता। यानी ये जो केंद्रक होगा ये तो होना ही होना चाहिए। तो जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका थी, जो पुरानी वाली कोशिका थी, उसके अंदर वेल डेवलप यानी सुविकसित केंद्रक नहीं होता। तो बात करेंगे उसके, अगर केंद्रक की बात करेंगे तो उसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होगा। किनके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगर केंद्रक की बात करें, सबसे पहले केंद्रक, तो केंद्रक इसमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होगा। तो यहां पर क्या हो गया, सुविकसित, सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित यानी एब्सेंट। और जो आजकल की जो कोशिका है, जो न्यू कोशिका, उसके अंदर क्या होगा, सुविकसित केंद्रक क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट उपस्थित है ना, सुविकसित केंद्रक उपस्थित है ना। सेकेंड पॉइंट, जो भी पुराने वाले जो ऑर्गन थे, जो भी पुराने वाली जो कोशिका थी, उन कोशिका के अंदर ध्यान देना, कोई भी अंग होते हैं या कोई भी सेल होती है, सेल के अंदर झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। पुरानी वाली जो कोशिका थी उनके अंदर झिल्ली हिल्ली कुछ नहीं पाई जाती। यानी जो सेल के चारों ओर जो ये केंद्र के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो नहीं होती थी। और जो अंग होते हैं उनके चारों ओर भी तो झिल्ली होती है, वो भी वहां पर नहीं होती थी। तो जो भी केंद्रक झिल्ली, केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली होगी उसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो पुरानी वाली कोशिका है भाई, वहां पर केंद्रक भी नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली भी क्या होगी, यहां पर अनुपस्थित होगी। बहुत बढ़िया, यहां पर अनुपस्थित, यहां पर क्या होगी, उपस्थित होगी। यहां पर केंद्रक झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होगी, उपस्थित। अगली बात करेंगे, झिल्ली युक्त अंग, झिल्ली युक्त अंग यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन। जो भी उसके अंदर जो अंग होते हैं
उनके चारों ओर क्या होती है, एक झिल्ली पाई जाती है। अब पुरानी वाली कोशिका है तो वहां पर उनके पास में भाई केंद्रक ही नहीं है, तो झिल्ली कहां से आएगी, तो वहां पर केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती थी। समझना चीजों को, यानी वहां पर केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट, यानी झिल्ली युक्त अंग वहां पर क्या थे, अनुपस्थित थे, अनुपस्थित, एब्सेंट थे। लेकिन जो आजकल की जो सेल होती है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, झिल्लीदार अंग क्या होते हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और बात करें एक संरचना जिसका नाम है राइबोसोम। सर ये राइबोसोम क्या होता है, सेल के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है, एक ऐसी संरचना पाई जाती है, एक ऐसा बच्चा पाया जाता है जिसका काम होता है खाली प्रोटीन बनाना, जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना, सेल के लिए प्रोटीन बनाना। और ये जो अपना राइबोसोम होता है वो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है कौन सा 70 और एक होता है 80S, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। अब बताओ सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसके अंदर राइबोसोम तो होगा, लेकिन राइबोसोम कौन सा होगा, 70 रुपये वाला होगा कि 80 रुपये वाला। तो सीधी सी बात है यार, पुरानी कोशिका तो उसके अंदर राइबोसोम कौन सा होगा, अपना 70S। और जो अभी वाले जो सेल हैं उसके अंदर राइबोसोम कौन सा होगा, 80S। ठीक है, तो राइबोसोम कौन सा होगा, 80S और 70S दोनों होगा। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S और 70S दोनों होगा। 70S कहां पर होगा, तो उसके अंदर दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक पाया जाता है अपना हरित लवक, हरित लवक, और पाया जाता है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और किसके अंदर, हरित लवक के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाता है अपना 70S राइबोसोम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राबूडा कौन सा पाया जाएगा, अपना 80S, और कौन सा पाया जाएगा 70S। और इसके अंदर कौन सा होगा, राबूडा, राबूडा होगा कौन सा, अपना 70S वाला। और राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन बनाना, कोशिका के लिए प्रोटीन बनाना। बात करेंगे अगली संरचना की, बात करेंगे गुणसूत्र की, बात करेंगे सेल के अंदर गुणसूत्र की, बात करेंगे क्रोमोसोम की, बात करेंगे। तो इसके अंदर जो भी गुणसूत्र होगा, पुरानी वाली कोशिका तो इसके अंदर असत्य गुणसूत्र होता है, असत्य, फाल्स क्रोमोसोम, गुणसूत्र नहीं होगा, गुणसूत्र के जैसी कोई संरचना होगी। और इसके अंदर जो भी अपना गुणसूत्र होगा वो गुणसूत्र कौन सा होगा, सत्य गुणसूत्र होगा। आगे चलते हैं और डिफरेंस देखते हैं, और क्या क्या डिफरेंस है। तो बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल की, बात करेंगे ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो आते हैं अपने प्रोकैरियोट के अंदर, और ऐसे कौन है जो आते हैं यूकैरियोट के अंदर। तो हम बात करेंगे, छोटा सा एक उदाहरण लेंगे, RH व्हीटेकर का उदाहरण लेंगे, RH व्हीटेकर। इसको समझने के लिए आपका जिंदगी भर की रामायण खत्म सब याद हो जाएगा। RH व्हीटेकर के बच्चे थे पांच बच्चे थे। एक पुराना बच्चा था, उसका नाम था मोनेरा। मोनेरा, RH व्हीटेकर के कितने बच्चे थे, 5। मोनेरा सबसे पहला पैदा हो गया, और उसके कई साल बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कहीं सिस्टम के अंदर कोई खराबी होगी। तो मोनेरा के बाद में कई साल बाद में वापस एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, उसके कई साल बाद में पैदा हुआ कौन, अपना प्रोटिस्टा। और एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था फंजाई और प्लांटी, और कौन, एनिमेलिया। है ना। तो बताओ इसमें से सबसे पुराना बेटा कौन, मोनेरा। पुराना बेटा कौन हो गया, मोनेरा। तो सीधी सी बात है कि जो पुरानी कोशिका होगी वो कौन होगी, अपनी यूकैरियोटिक, यानी जो भी अपना प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोनेरा। और ध्यान देना बाकी वाले सारे कैसे होते हैं, अपने यूकैरियोटिक, क्योंकि जो पुराना बेटा है वो कौन है, सबसे पहला पैदा हुआ कौन होगा, मोनेरा। और जो पुरानी वाली कोशिका को क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और बाकी वाली कोशिका कैसी होती है, अपनी यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, इसका एग्जाम्पल हो गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, और हो गया प्लांटी।
ये हो गए इसके एग्जाम्पल, उदाहरण हो गए। चलो आगे चलते हैं, कोशिका की संरचना को देखते हैं, सेल। तो जब हम सेल को देखेंगे तो देखा हमने सबसे पहले जो भी अपनी सेल होती है, जो कोशिका होती है, उस कोशिका को अपन तीन भाग देखते हैं कोशिका के। एक तो सबसे बाहर की साइड में होगी उसकी बाउंड्री, कोशिका होगी, और कोशिका की जो बाहर की साइड में उसको क्या बोलेंगे, कोशिका का आवरण बोलेंगे। और आवरण किसका बना हुआ, अभी बताया था, या तो बना होता है कोशिका भित्ति का, और या किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली का। और इसके अंदर जो भी पानी पानी होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और इसके अंदर बड़ा सा जो ऑर्गन होगा जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, केंद्रक बोलते हैं। तो हम कोशिका को जब खोल के देखते हैं तो उसके अंदर निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहली हो गई कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण किसका बना हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी, किसका बना हुआ, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का। और किसका बना, उसको क्या बोलेंगे अपन, सेल वॉल। और किसका बना होता है ये, कोशिका झिल्ली का। कोशिका भित्ति और क्या बनी, किसका बना हुआ, कोशिका झिल्ली का, सेल वॉल। और किसका बना होता है ये, सेल मेम्ब्रेन का। और जो इसके अंदर जो पानी पानी होगा, जो फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे अपन, कोशिका द्रव्य बोलेंगे, इसको कोशिका द्रव्य बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर तीन प्रकार के मुझे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के अंग दिखाई दिए। कुछ कोशिका के अंग ऐसे थे झिल्ली रहित, कैसे थे भाई, झिल्ली रहित, मतलब समझना ये कोशिका के अंदर अंग है, उसके चारों ओर झिल्ली वहां पर नहीं थी, उसको क्या बोलेंगे अपन, मेम्ब्रेन लेस। और कुछ ऐसे अंग थे जिनके चारों ओर झिल्ली पाई गई, लेकिन वो कैसी थी, एकल झिल्ली थी, सिंगल मेम्ब्रेन थी। और कुछ ऐसे अंग थे जिनका स्वाभिमान बहुत ज्यादा था, भाई हम तो सिंगल झिल्ली नहीं लेंगे, हम तो लेंगे तो डबल झिल्ली लेंगे, और इसको बोलेंगे हम डबल झिल्ली वाले, डबल झिल्ली वाले यानी दोहरी झिल्ली बोलेंगे इसको, डबल झिल्ली वाले यानी दोहरी मेम्ब्रेन वाले। अब सुनना, मजे की बात सुनना कि कौन कौन थे ऐसे दोहरी झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से थे, तो दोहरी झिल्ली वाले थे, एक तो था अपना कौन, केंद्रक। सबसे पहली संरचना आती है कौन, केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक कहता है मैं तो सेल का बाप हूं, मैं तो सेल का डायरेक्टर हूं, मुझे तो डबल झिल्ली ही चाहिए। और सेकंड आता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये कहता है भाई सेल के लिए मैं ऊर्जा बनाता हूं, कम से कम मुझे तो डबल झिल्लियां दो। और थर्ड आता है हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसने भी बोल दिया कि प्लांट के लिए खाना तो मैं ही बनाता हूं, मुझे चाहिए डबल झिल्ली चाहिए। कौन कौन होते हैं दोहरी झिल्ली वाले, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। दोहरी झिल्ली वाले, डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। नमक NMC, वापिस एक बार याद करेंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये कैसे होते हैं अपने दोहरी झिल्ली वाले यानी डबल मेम्ब्रेन वाले। एकल झिल्ली वाले की बात करेंगे तो एकल झिल्ली वाला होता है अपना वही राबुड़ा, राइबोसोम। राइबोसोम, एक मिनट, राइबोसोम कौन होगा भाई, एकल झिल्ली वाला कौन होगा, राइबोसोम। राइबोसोम होगा एकल झिल्ली वाला। और कौन होगा, तारक काय होगा, सेंट्रोसोम। और बचे कुचे सारे, बच्चे कुचे सारे किस में आ जाएंगे, अपने एकल झिल्ली में आ जाएंगे। कौन कौन से बच्चे कुचे, तो एकल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली से परिबद्ध कौन कौन से होंगे भाई, सेल के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक तो होगा सबसे पहला वाला कौन सा, ER। ER कहने का मतलब होता है अंत प्रद्रव्य जालिका, अंत प्रद्रव्य जालिका। एक एक करके सबको आगे समझेंगे। अंत प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में कौन सा ऐसा, तो वो होता है गोल्जी काय, गोल्जी काय यानी अपनी गोल्जी बॉडी। थर्ड होता है
गोल्जी काय के बाद में लाइसोसोम, लाइसोसोम। और फोर्थ होता है यहाँ पर रिक्तिका, रिक्तिका। और कोशिका के अंदर पाए जाते हैं कुछ हेयर पाए जाएंगे जिसको बोलेंगे हम पक्ष्माभ, सीलिया एंड फ्लैजिला, पक्ष्माभ व कसाबिका। सर ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, सभी को एक एक करके समझेंगे आराम आराम से। और हो गए यहाँ पर कुछ पाई जाती हैं, पाइप्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी नलियाँ पाई जाती हैं जिसको बोलेंगे अपन सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। और लाइसोसोम के जैसी कुछ संरचना पाई जाएगी, कुछ पैकेट्स पाए जाएंगे, कुछ पैकेट्स पाए जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय यानी माइक्रो बॉडीज। तो ये सारे कैसे होते हैं अपने एकल झिल्ली से परिबद्ध। कौन कौन सा, गोल्जी काय, अंतर्प्रदेश झालिका, लाइसोसोम, रिक्तिकाय, सूक्ष्मकाय, और होगी अपनी पक्ष्मा व कशाभिका ये होगी, और होगी सूक्ष्म नलिकाएं। ये सारे कैसे होते हैं अपने एकल झिल्ली वाले। और लास्ट हो गया अपना सबसे जो बोलेंगे जिसको केंद्रक, ये कहलाता है सेल का डायरेक्टर, इसको बोलेंगे सेल का बाप बोलेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोशिकीय आवरण। और कोशिकीय आवरण के अंदर दो चीजें देखी हमने, कोशिका भित्ति और क्या देखी हमने, कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका जो भित्ति होती है उसके बारे में बात करें तो जो भी अपनी कोशिका भित्ति होती हैं, पहली बात तो ये कि ये भाई जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती, एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है केवल पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, कुछ शैवालों के अंदर पाई जाती हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं होती। क्योंकि कोशिका भित्ति होती है अपनी हार्ड होती है, और अगर हमारे अंदर पाई जाती तो हम भी होते हार्ड, हिल डुल नहीं सकते। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, सबसे पहली बात तो कठोर होती हैं। कोशिका भित्ति कैसी होगी भाई, कठोर होती हैं। और ध्यान देना ये जिंदा नहीं होती, ये मृत होती हैं। कठोर होगी और कैसी होती है, ये मृत होती हैं। और होते हैं ये पारगम्य, पारगम्य। सर इस पारगम्य कहने का मतलब क्या हो गया, मृत कहने का मतलब समझ में आ गया, कठोर यानी हार्ड होती हैं। पारगम्य कहने का मतलब क्या हो गया, पारगम्य कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि उसके अंदर कोई भी आ जा सकता है, कोशिका के अंदर कोई भी आ सकता है, कोशिका के अंदर कोई भी जा सकता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के अंदर कोई नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। आगे देखेंगे कोशिका झिल्ली को। अभी तक देखते हैं कोशिका भित्ति कैसी होती है, अपनी कठोर होती हैं, मृत होती हैं, कैसी होती हैं, पारगम्य होती हैं। ये किसमें उपस्थित होती हैं, किसमें अनुपस्थित होती हैं। तो बात करेंगे सर ये किसमें होगी, उपस्थित किसमें होगी और अनुपस्थित किसमें होगी, ये बता दो पहले। तो अनुपस्थित होगी। तो पहले हमने डिस्कस किया कि किसमें उपस्थित होगी, तो ये किसमें उपस्थित होगी, पादपों में उपस्थित होगी, यानी पेड़ पौधों में उपस्थित होगी। ये शैवालों के अंदर होगी, एल्गी होती है ग्रीन कलर वाली शैवाल, उसमें उपस्थित होगी। और ये बैक्टीरिया में उपस्थित होगी, बैक्टीरिया में, जीवाणु में उपस्थित होगी, और ये कवकों में भी उपस्थित होगी। सर किसमें नहीं होगी, तो ये किसमें नहीं होगी, जंतुओं में नहीं होगी भाई, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, उसके संगठन को देखते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो हेडिंग डालते हैं अगली, कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिका भित्ति का संगठन, संगठन, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्लांट की बात करेंगे। जब पादप की बात करेंगे तो जो पादपों की जो कोशिका भित्ति बनी होती हैं वो बनी होती हैं सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। सर ये सेल्यूलोज क्या होता है, ये समझ में नहीं आता। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और किसकी बनी होती है, ये मेरे हेमी सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज। और ये बनी होती है किसकी, ये बनी होती है प्रोटीन की,
और बनी होती है ये पेक्टिन की बनी होती है। यानी मेनली जो भी इसके अंदर होगा वो क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। ठीक है। और सेकेंड बात करेंगे, सर जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु, उन जीवाणुओं के अंदर किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती हैं पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। सर कवकों के अंदर किसकी बनी होती है? कवक, जो कवक होती है फंजाई, उन फंजाई के अंदर किसकी बनी होती है? तो कवकों के अंदर बनी होती है ये, ध्यान देना, काइटिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइटिन की। कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जाएगा कि कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और लास्ट अपनी शैवाल, एल्गी, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और किसकी? सेल्यूलोज की, कैल्शियम कार्बोनेट, सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज और मेनान्स की बनी होती है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से कि जो भी पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की और प्रोटीन की। उसमें से सेलुलोज भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज का ही कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है अपना हेमीसेलुलोज। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती हैं। और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, ग्लैक्टोज, मेनान्स की बनी होती है। आगे डिस्कस करते हैं सेल वॉल के ऊपर कि जो भी अपनी सेल वॉल होगी उसके कार्य क्या होंगे। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कार्य क्या हो गए? तो कोशिका भित्ति का भाई पहला काम क्या हो गया? कोशिका भित्ति नहीं होती तो पेड़ पौधों का जो कोशिका का जो आकार है वो ऐसा होता है, लेकिन अगर कोशिका भित्ति नहीं होती तो उसका आकार फिक्स नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? कोशिका को आकृति और आकार प्रदान करना, है ना, कोशिका को आकार देना, कोशिका को आकार देना। बहुत बढ़िया, कोशिका को ये आकार देने का काम करेगी, यानी सेल को शेप देने का काम करेगी, और यांत्रिक सहायता करेगी, यांत्रिक सुरक्षा, यांत्रिक क्या करेगी? सेल को सुरक्षा देगी। और क्या करेगी? और पदार्थों के स्थानांतरण में, पदार्थों के स्थानांतरण में, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी पदार्थ हैं, उसको एक सेल से दूसरी सेल में भेजने के लिए क्या करेगी? ये पदार्थों का आवागमन के लिए भी कोशिका भित्ति अपनी हेल्प करेगी। अगला काम क्या हो गया? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में, आपस में जोड़ने में। बहुत बढ़िया, समझ में आ चुकी होगी आपको सेल वॉल, कोशिका भित्ति। बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, बात करेंगे अगली स्ट्रक्चर, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की बात करेंगे बाबू, कोशिका झिल्ली। ये की ये बातें वापिस कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली भाई कैसी होती हैं? वो तो मर्त थी कोशिका भित्ति, लेकिन ये कैसी होती हैं मेरी? जीवित होती हैं। और ये कैसी होती हैं? वो तो थी कठोर थी, लेकिन ये कैसी होती हैं? पतली। और कैसी होती है? ये कोमल होती है, बिल्कुल पतली होती है, यानी कोमल यानी लचीली, लचीली होती है, लचीली, है ना, एकदम इलास्टिक, मुड़ने वाली। और
ये कैसी होती हैं? चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, सिलेक्टिव परमेबल, चयनात्मक पारगम्य। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। और कोशिका झिल्ली सर किस में होगी? सभी के अंदर, सभी के अंदर होगी अपनी कोशिका झिल्लियां होगी। आगे बात करेंगे कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है। तो कोशिका झिल्ली का संगठन देखते हैं। संगठन यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली मेनली बनी होती है अपनी किसकी? प्रोटीन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बनी होगी भाई? प्रोटीन की। और किसकी बनी होती है? ये लिपिड की बनी होती है। ध्यान रखना, किसकी बनी होती है? ये अपने प्रोटीन की। और किसकी बनी होती हैं? लिपिड की बनी होती हैं। और उसके अंदर कुछ कुछ अणु होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के भी अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? अपनी प्रोटीन की। ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें? मैक्सिमम क्या होता है? अपना प्रोटीन। अधिकतम, अधिकतम क्या होगा उसके अंदर? प्रोटीन होगा। लिपिड कितना होगा? थोड़ा सा कम होगा। ये 55% हो गया। ये हो गया कितना? 55%। और ये कितना होता है? 40 से 45% होता है अपना लिपिड। तो कहने का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा उसके अंदर? प्रोटीन होगा। कैसी होती है कोशिका झिल्ली? समझते हैं कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली ऐसी होती है। थोड़ी बात करते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन की बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन मैंने बताया प्रोटीन इसके अंदर मैक्सिमम होगा। प्रोटीन, तो प्रोटीन इसके अंदर होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसके अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर। एक तो होगा परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, और दूसरा होता है अंतर्वेशी प्रोटीन, अंतर्वेशी प्रोटीन। यानी कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं दो प्रकार का। एक तो कौन सा होगा? अंतर्वेशी प्रोटीन। दूसरा कौन सा होगा? परिधीय प्रोटीन। यानी अंतर्वेशी जो प्रोटीन होगा वो सीधी सी बात है कहां पर होगा? कोशिका झिल्ली के अंदर धसा हुआ, अंदर धसा हुआ। आगे समझेंगे, रुकना। अंदर धसे हुए। और ये कहां पर होंगे? परिधि पर, परिधि पर, है ना। बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो प्रोटीन कितने टाइप के हो गए अपने? दो टाइप का, अंतर्वेशी प्रोटीन और सेकंड कौन सा हो गया अपना? परिधीय प्रोटीन। और बात करेंगे सेकंड वाला कौन सा होगा भाई अपना? लिपिड। तो जो भी लिपिड होगा वो लिपिड कैसा होगा यहां पर? तो लिपिड का टाइप होगा कौन सा लिपिड होगा यहां पर? फॉस्फोलिपिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लिपिड होगा भाई इसके अंदर? फॉस्फोलिपिड होगा। फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है दिखने में, ये कहलाता है उसका सिर कहलाता है, सिर कहलाता है। और ये क्या होगी? उसकी टेल होगी, यानी क्या होगा? ये पूंछ वाला हिस्सा होगा, है ना। ये होता है जल में घुलनशील, ये जल में होता है घुलनशील, और ये होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। बातें आपको समझ में आ रखी होगी। तो लिपिड कौन सा होगा भाई यहां पर? फॉस्फोलिपिड होगा। कौन सा होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। आगे चलते हैं कि भाई कोशिका झिल्ली की संरचना तो बता दो सर। तो संरचना ऐसी होती है, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड दो परतों की बनी होती है। दो परत, दो परत होती है इसके अंदर, दो लेयर होती है। ऐसी ऐसी लेयर होगी, दोनों लेयर कोशिका झिल्ली की। आपको पता चल गया होगा ये क्या है उसके अंदर? ये क्या हो गए? फॉस्फोलिपिड। ये क्या होंगे? फॉस्फोलिपिड। ठीक है भाई, ये क्या होंगे इसके अंदर? फॉस्फोलिपिड। ये तो हो गए फॉस्फोलिपिड। और इसके अंदर
कुछ होंगे प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? अपना परिधीय प्रोटीन। और ये हो गया कौन सा प्रोटीन हो गया? अपना अंतर्वेशी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो गया भाई यहां पर? अंतर्वेशी प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन हो गया भाई? अंतर्वेशी प्रोटीन। तो ये होंगे प्रोटीन यहां पर। या जो प्रोटीन आ गया वो कौन सा हो गया भाई? अंतर्वेशी प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर ये क्या कहलाता है यहां पर? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। और ये क्या कहलाएंगे? प्रोटीन, है ना? ये कहलाएंगे अपने प्रोटीन्स कहलाएंगे। और उसके अंदर कुछ कुछ अणु होंगे किसके? कोलेस्ट्रॉल के। कुछ कुछ अणु होंगे किसके? कोलेस्ट्रॉल के अणु होंगे यहां पर। तो ऐसी होती है अपनी कोशिका झिल्ली की संरचना। और इसका जो भी साइज होगी वो कितनी होती है भाई? है ना? ये होगी प्रोटीन 20 से 25 एंगस्ट्रॉम। और इसकी होगी कितनी? वापस 20 से 25 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन की। जो भी अपने प्रोटीन होंगे वो कितने होंगे? 20 से 25 एंगस्ट्रॉम के। ये प्रोटीन यहां पर भी होंगे। कितने होंगे? 20 से 25 एंगस्ट्रॉम के। और जो बीच वाली जो जगह होगी वो कितनी होगी? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। यानी टोटल जो भी इसकी मोटाई होगी वो कितनी होगी? 70 टू 75 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये ऐसी होती है अपनी कोशिका झिल्ली होती है। इतना समझना, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा? ज़्यादा प्रोटीन होगा। और क्या होंगे? लिपिड होंगे। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगा। और लिपिड कौन सा होगा इसके अंदर? फॉस्फोलिपिड होगा। चले आगे बात करते हैं उसके कार्य की। कार्य किसका कार्य भाई? कोशिका झिल्ली के कार्य। तो क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का? वही काम हो गया। सबसे पहला तो काम क्या हो गया भाई? कोशिका झिल्ली का काम क्या हो गया? आकार बनाए रखना। आकार बनाए रखना। कोशिका झिल्ली का काम क्या होगा? आकार बनाए रखना। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगी, सुनो, कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? ये जो मटेरियल है वो फट के बाहर आ जाएगी, है ना? सारे मटेरियल बाहर आ जाएंगे। कोशिका झिल्ली को आकार बनाए रखना और पदार्थों के स्थानांतरण में, पदार्थों के स्थानांतरण में, ठीक है? अब पदार्थों के स्थानांतरण के अंदर क्या होगा? जो भी अपनी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर गैसों के मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होते रहते हैं, जिसमें से O2 अपनी अंदर आती है कोशिका झिल्ली के अंदर और CO2 चली जाती हैं बाहर। और बाकी जो भी होते हैं अपने आयंस, वो आयंस कौन कौन से? सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये क्या करते रहते हैं? अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिका झिल्ली का काम क्या हो गया? पदार्थों के स्थानांतरण में। और इसका काम क्या हो गया? कोशिका को आकार देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। शेयर कर दो सर इसको।